हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का पार्ट 4। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। क्यों का जवाब मेरे पास क्यों कर होगा। उस स्टंट की कोई वजह तो होनी चाहिए। जिसकी बीबी उसे सिरफरा करार देने पर तुली हो वो ऐसी हरकतें करेगा तो कैसे बीतेगी। कैसे वो दावा कर पाएगा कि वैसी कोई बात नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल था। वो ही जाने। ऊपर से तुरा ये उसी की राय थी कि मैं अपने साथ किसी डॉक्टर को लेकर आऊं जो उसे ऑब्जर्व करके या उसका मुआयना करके स्थापित कर सके कि वो पागल नहीं था। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपने इस ड्रामे का एक कदरन ज़्यादा काबिले एतबार गवाह बनाना चाहता था। इसी वजह से मेरे सामने ड्रामा करने की अति कर दी। ये भूल गया कि ऐसे मामलों में डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होता है। और डॉक्टर भी कोई पास पड़ोस का आम डॉक्टर नहीं कि आजकल फैमिली फिजिशियन के फैशनेबल नाम से जाना जाता है। एक एमडी डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट। किस फिराक में है पट्ठा, सुनील बड़बड़ाया। डॉक्टर ने अनभिज्ञता जताने के लिए कंधे उचकाए। नींद में उठ के चलने लगता है। क्या वो भी ड्रामा था? वो हो सकता है ड्रामा न हो। ड्रामा न हो तो क्या हो? अलामत, अवेचन मन की स्वक्रिया से उत्पन्न होने वाली बीमारी। अलामत पर, बीमारी पर सितारों की गर्दिश के स्तर का क्या मतलब? भाई कोई साइंटिफिक मतलब समझाना तो मुश्किल है, लेकिन कहते जरूर हैं कि ऐसे लोगों पर पूरे चांद का कोई असर होता है, जैसे समुद्र पर होता है। जैसे समुद्र की लहरें चांद के घटने बढ़ने के मुताबिक उठती गिरती हैं, वैसे हमारा मेजबान सोता जागता है। अब क्या कहूँ, सिर्फ सोता जागता ही नहीं, सोते में हाथ में घातक हथियार लेकर फिरता है। खतरनाक आदत है। बहरहाल हैरानी की बात यह है कि शख्स पहले तो बजारिया काबिल डॉक्टर से स्थापित करना चाहता है कि वो दीवाना नहीं है, और फिर दीवानगी की फरमाइशी दर्शनी हरकतें करता है। तुम कहते थे कि जिस लड़की से वो अब शादी करना चाहता है वो खुद डॉक्टर है। हाँ है तो सही। तो वो उसका अपने होने वाले हस्बैंड को अटेंड क्यों नहीं करती? पता नहीं, हो सकता है वो उस मर्ज को अटेंड करने के लिए कम्पिटेंट न हो। उसकी स्पेशलिटी कोई और हो। गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं? गायनाकोलॉजिस्ट होती तो बकाला की डॉक्टर क्यों कर होती? ये भी ठीक है। आजकल तो हर इंसानी कलपुर्जे के लिए खास उसी के स्पेशलिस्ट का ज़माना है। खुदा ने इंसान को दो आंखें दी है। दहशत होती है ये सोच के कि एक दिन ऐसा आएगा दो आंखें दो डॉक्टरों को दिखानी पड़ेंगी। बाईं आंख लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट को, दाईं आंख राइट आई स्पेशलिस्ट को। क्यों भाई, मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हो? ओ नो, नेवर सर। वार्तालाप वहीं समाप्त हो गया। आखिरकार सुनील की भावी वधू डॉक्टर रचना निगम से मुलाकात हुई। आशिकी की अनबूझ केमिस्ट्री के काबू में आ गई मैडम। सुनील तनिक उपहासपूर्ण स्वर में बोला, वरना कोई हम उम्र हम सफ़र चुना होता। नॉनसेंस, वो सहज भाव से बोली। एज इज ए नंबर, 55 एज ए नंबर, 33 एज ए नंबर। वो उम्रदराज है तो मैं भी कोई ताजी ताजी जवान हुई छोकरी नहीं हूँ। फिर भी दिलों में फासला न हो तो उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता, जो कि आप लोगों के केस में 22 साल का है। भले ही 100 साल का हो। 100 साल का तो खैर हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम है, मैंने एक मिसाल दी थी। कमाल है, गोली भी देती हैं, पुड़िया भी देती हैं, मिसाल भी देती हैं। मिस्टर, नो ऑफेंस मैडम, मेरा इशारा महज आपके डॉक्टर होने की तरफ था। आप बकाला साहब को गोली दे रही होती है तो ये शर्त थोड़े ही लगाते हैं कि आपका उनकी दौलत से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था। ये मेरी अहम तरीन शर्त है जो आशिकी पर भारी पड़ रही है। क्या मतलब? बकाला साहब को शर्त अगर नाकबूल हो तो आशिकी तो गई तेल लेने। उन्हें शर्त कबूल है। मैंने अगर
बोला, मैडम, हमारे ताल्लुकात में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। फिर तो खुशकिस्मत हैं बकाला साहब, और आप भी। वो खामोश रही। जैसा तालमेल आपका बकाला साहब से स्थापित है, वैसा बाकी फैमिली से भी है। बाकी है कौन? जो कोई भी है, मसलन साहब का छोटा भाई शिवनाथ बकाला। वो मुझे पसंद नहीं करता। वजह सन की है। लोगों को नापसंद करना, उनसे खुद्दक खाना, उनमें मीन मेक निकालना, ऐसे लोगों का शगल होता है। शिवनाथ उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसकी पुछ करे, चंपी करे। आप तो कमाल के हैं, जैसी जुबान बोले। मैं ये सब नहीं कर सकती, इसलिए मुझे मिजाज दिखाता है। आई सी। वो लड़का सिद्धांत, जिससे आस्था शादी करने वाली है, उसके साथ उसके पसंद के तरीके से पेश आता है, इसलिए सिद्धांत कमाल का है। और मैं यूं ही हूँ। पसंद के तरीके से कैसे पेश आता है? वैसे ही जैसे आया है। तुझको हो जो पसंद वही बात कहेंगे, तू दिन को कहे रात को हम रात कहेंगे। ऐसा? बिल्कुल। अभी आज ही की बात सुन लो। शिवनाथ अभी थोड़ी देर पहले एकाएक शिकायत करने लगा कि उसके कमरे में कॉकरोच था। वो कॉकरोच के साथ नहीं सो सकता था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कॉकरोच के कमरे में होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्रॉलिंग ऑब्जेक्ट के बाबत यहाँ एहतियात रखी जाती है। लेकिन सिद्धांत ने क्या किया? उसने शिवनाथ को ये बात समझाने की जगह, इस बात को उसकी सनक को, उसका वहम बताने की जगह उसका कमरा बदलवा दिया। जो बेडरूम बकाला साहब के मुंबई से आए पार्टनर विष्णु मेहता को दिया गया था, वो उसे दे दिया और मिस्टर मेहता को शिवनाथ के कमरे में शिफ्ट करा दिया। बकाला साहब को ये बात मालूम पड़ेगी तो वो सख्त नाराज होंगे। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात पर कि दो जनों के कमरे आपस में तब्दील करा दिए गए? अरे इस बात पर नहीं, इस बात पर कि ऐसा करके सिद्धांत ने शिवनाथ की सनक को शह दी। बकाला साहब को अभी ये बात नहीं मालूम? नहीं, लेकिन आखिर तो मालूम होगी। प्लेन चार्टर करने के लिए वो फ़ोन पर बिजी थे, इसलिए। तभी कमरे में बकाला ने कदम रखा। अरे यहाँ हो तुम लोग? वो बोला। क्या बात है? रचना मुस्कुराती हुई बड़े मादक स्वर में बोली। मैं तुम लोगों को बुलाने आया था। ड्राइंग रूम में चलो। वहाँ क्या है? वहाँ सिद्धांत होठ टोडी स्वर करने की तैयारी कर रहा है। वो क्या है? सुनील उत्सुक भाव से बोला। कॉफ़ी, शहद, लौंग, दालचीनी, जायफल, एक खास लीकर और जमेकरन रम का मिक्सचर। पियोगे तो याद करोगे। सर, मैं ज़रा ठहर के याद करूँगा। मतलब? वो क्या है कि मेरा एक सहयोगी आपकी बीबी सुदेश की निगरानी के सिलसिले में इकबालपुर में फंसा हुआ है। मुझे उसको राहत पहुंचाने के लिए फौरी इंतजाम करना है। अरे सिद्धांत से तो मिल लो, मेरी भांजी से तो मिल लो। सिद्धांत बड़ा दुनियादार लड़का है, क्या पता राहत का कोई इंतजाम वही सुझा दे। ठीक है। वो ड्राइंग रूम में, जो कि उस कमरे के बाजू में ही था, पहुँचे। वहाँ बार पर फुटबॉल के खिलाड़ियों जैसा एक गठीला कदावर नौजवान युवक मौजूद था। उसके करीब आस्था खड़ी थी, जो कि हॉट टॉडी तैयार करने में उसकी मदद कर रही थी। करीब एक बार स्टूल पर बकाला की सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर उनके कार्यकलापों की निगाहबीनी कर रही थी। सुनील को किसी के बताने की जरूरत नहीं थी कि बार पर मौजूद युवक सिद्धांत था। बकाला ने सुनील को अपनी भांजी से और उसके होने वाले पति से परिचय कराया। सुनील ने अभिवादनों का आस्था से यूं जैसे तभी पहली बार उससे मिल रहा हो आदान प्रदान किया। मिस्टर सुनील, आस्था बोली, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप अंकल के फ्रेंड हैं। करेक्शन ब्राइट आइज, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। अंकल मेरे बॉस के फ्रेंड हैं। आस्था ने तनिक हड़बड़ाने का अभिनय किया और फिर बोली, जो इस घर का मेहमान है वो सबका फ्रेंड है। वेरी वेल सैड, सिद्धांत सोलंकी चहका। इसी बात पर टोड़ी हाजिर है। सबने भाप छोड़ती टोड़ी के मग संभाले। मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, एकाएक बकाला बोला, इसलिए आप सब लोग 1 मिनट मेरी तरफ तवज्जो दें। सब संजीदा हुए
और बकाला की तरफ देखने लगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं और रचना निगम शादी कर रहे हैं। अभी चंद घंटों बाद ही हम दोनों पति पत्नी होंगे। आज सुबह सवेरे हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे और उसके बाद पता नहीं कब लौटेंगे। कहाँ के लिए निकल लेंगे अंकल? सिद्धार्थ ने पूछा। बकाला ने बताया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, फिर बोला, जिसका मेरे खातिर अभी कोई हल निकलना चाहिए। जब बात आपके खातिर की है तो हुक्म कीजिए। किसी को फौरन इकबालपुर जाना होगा। ये क्या प्रॉब्लम है? मैं तैयार हूँ। अरे ये तो पूछ लो कि क्या करने जाना होगा। कुछ भी करने जाना हो, अभी जाना होगा। नो प्रॉब्लम। ओके, आई एम ग्लैड। अब सुनील बताता है कि क्यों जाना है और क्या करने जाना है। सुनील ने तमाम माजरा बयान किया और उसे इकबालपुर में अर्जुन की मौजूदगी के बाबत भी बताया। मेरे पास मर्सिडीज है, सिद्धांत बोला। रात के इस कड़ी में बड़ी हद 2 घंटे में इकबालपुर पहुंच सकता हूं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि वहां जाकर मुझे करना क्या होगा। वहां अर्जुन नाम का मेरा एक कलीग सुदेश बकाला के आवास की निगरानी कर रहा है। आपने वहां जाकर उसे रिलीव करना है और जो काम वो कर रहा है उसे खुद करना है। कब तक? जब तक कि आपको रिलीव करने कोई वहां नहीं पहुंच जाता। ऐसा कब तक होगा? कल सुबह सवेरे 10 बजे से पहले हर हाल में। ठीक है। वहाँ अर्जुन को कल एडवोकेट अंशुमान कुंडू के साथ कोर्ट में बहुत काम होंगे, इसलिए उसे रिलीव किया जाना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। अंशुमान कुंडू वो वकील है जो अभी डिनर पर यहाँ थे, जो कल सुबह कोर्ट खुलने से बहुत पहले हर हाल में इकबालपुर में होंगे। मैं आस्था को साथ ले जा सकता हूँ? सुनील ने बकाला की तरफ देखा। अगर बकाला बोला ये जाना चाहती है तो क्यों नहीं? मैं जाना चाहती हूँ, आस्था बोली। तो ऐसा करो, ग्रेसी को भी साथ लेकर जाओ। इसकी आपको ज़रूरत होगी। कोई ज़रूरत नहीं, मेरी चार्टर्ड फ्लाइट बुक हो गई है। मैंने और रचना ने सुबह सवेरे 5 बजे के करीब यहाँ से निकल लेना है। और एकाएक वो कांपने लगा, हाथ पांव झटकने लगा, उसके चेहरे की नस खींचने लगी। उसने सबकी तरफ से यूं पीठ फेर ली जैसे अपनी उस दशा को छुपाना चाहता हो। तभी खानसामा वहां पहुंचा। मयक मदान साहब आए हैं। वो ग्रेसी भटनागर से संबोधित हुआ। आपसे मिलना चाहते हैं। ग्रेसी के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। बकाला अपने दौरे से उभरा, वापिस घूमा और चेतावनी भरे स्वर से अपनी सेक्रेटरी से बोला, मयंक को कुछ नहीं बताना है। इतना तो बताना होगा। ग्रेसी व्यग्र भाव से बोली कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन ये न बताना कि शहर से बाहर कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो और किसके साथ जा रही हो। सिद्धांत हंसता हुआ बोला, वरना मेरे को ठोक देगा। बेहतर यही होगा, बकाला बोला, कि किसी बहाने से उसे चलता कर दो। ग्रेसी ने सहमति में सिर हिलाया। मयंक मदान कौन है? सुनील तनिक उत्सुक भाव से बोला, ग्रेसी का बॉयफ्रेंड है। और बुलाओ उसे। बकाला खानसामे से बोला। खानसामा चला गया। मैंने रात में लंबी ड्राइव करनी है। पीछे सिद्धांत बोला, इसलिए सोच रहा हूँ कि अपनी टोड़ी ग्रेसी तेरे बॉयफ्रेंड पर कुर्बान कर दूं। ठंड में आया है, पट्ठा खुश हो जाएगा। ग्रेसी ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। कुछ क्षण बाद एक दुबले पतले उम्र में कोई 26-27 साल के नौजवान ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। उसने सबका अभिवादन किया। प्रत्यक्ष उसे वहां एक ही अपरिचित चेहरा सुनील का दिखाई दिया, जिस पर उसकी निगाह टिकी। मिस्टर सुनील चक्रवर्ती, ग्रेसी ने परिचय दिया। ये फेमस जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट? उसके नेत्र फैले। सुनील ब्लास्ट? वही। सुनील तनिक सिर नवाकर बोला, आप तो बहुत फेमस है जनाब। गॉड इज काइंड। आस्था ने उसे टोड़ी का मग थमा दिया। भाई मयंक, बकाला वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेता बोला, आज ग्रेसी बहुत बिजी है, इसलिए आज। बकाला बड़े अर्थपूर्ण ढंग से खामोश हुआ।
आई अंडरस्टैंड सर, मयंक मदान बोला। खुद मेरा कल दुकान के लिए परचेसिंग का बड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए आज मुझे भी वक्त का तोड़ा है। मैं तो बस 1 मिनट ग्रेसी से बात करना चाहता हूँ। ग्रेसी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपना हॉट टोड़ी का मग जैसे तैसे खाली किया। मयंक ने भी उस क्रिया का अनुकरण किया और फिर दोनों वहां से बाहर निकल गए। दुकान चलाते हैं मयंक मदान साहब? पीछे सुनील सहज भाव से बोला। हाँ, आस्था ने उत्तर दिया। रौनक बाजार में हार्डवेयर की शॉप है, मदान हार्डवेयर एंड मशीन टूल्स के नाम से। फैमिली ट्रेड होगा? नहीं, इसी ने पकड़ा है। हैरानी है? किस बात की? मोबाइल माशूक मोटरसाइकिल वाली उम्र का लड़का हार्डवेयर शॉप चलाता है। आस्था हंसी, फिर वो सिद्धांत की ओर घूमी। ये लड़का तुमसे इतना कुड़ता क्यों है? वो सिद्धांत से संबोधित हुई। तुम्हारी तरफ देखता था तो निगाहों से बाले बर्छियां बरसाता जान पड़ता था। मैं शाहरुख जो ठहरा, सिद्धांत विनोदपूर्ण स्वर में बोला। लो, कहाँ शाहरुख कहाँ तुम? अरे मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, अपने थोबड़े की बात कर रहा हूँ जो शाहरुख है। शाहरुख, बादशाह जैसा चेहरा। क्या कहने, इतना भी खुश फरम न हो कोई। सिद्धांत हंसा। वो चुहलबाजी तब तक चली जब तक कि सबकी हाथ टोड़ी खत्म न हो गई। सुनील मांगे का कुर्ता पजामा पहने अपने बेडरूम की खिड़की में खड़ा था और बाहर पूरे चांद की रोशनी से नाहे सहन को देख रहा था। वो कोठी घोड़े की नाल की तरफ बनी हुई थी, जिसके बीच में लाल पत्थर वाला वो सहन था। बेडरूम के डबल बेड में उसका शेयर होल्डर डॉक्टर विनीत पहुंचा था, जो कि बेड पर मौजूद था। वो सोया नहीं हुआ था, लेकिन बार बार जमाइयाँ ले रहा था। सेहन के बीचों बीच एक मरमरी फवारा था, जो उन दिनों बंद पड़ा था। फवारे के इमारत की ओर आले पहलू में वैसी मेजें और कुर्सियां लगी हुई थी, जो कि गार्डन फर्नीचर कहलाती थी। बढ़िया जगह है, सुनील बोला। आजकल रखरखाव की तरफ किसी का ध्यान नहीं, फिर भी बढ़िया जगह है। खाक बढ़िया जगह है, डॉक्टर बुनबुनाया। इतनी बड़ी कोठी रखरखाव के बिना भूतवा जान पड़ती है। सच पूछो तो अपने रात यहाँ रुकने के फैसले पर मैं पछता रहा हूँ। अरे नहीं, सरासर इस जगह का ही असर है कि नींद नहीं आ रही। आ जाएगी, पराई जगह पर कभी कभी ऐसा होता है। भूतहा, पराई, जरा बाहर सेहन में जाकर देखो, क्या बाहर है चांदनी की। आज पूर्णमासी है, ये चांदनी कल भी होगी। घर जाके देखूंगा। डॉक्टर साहब, ये दहशत तो नहीं सता रही कि हमारा मेजबान हाथ में खंजर थामे कोठी में विचर रहा होगा। आप सो गए तो कहीं खंजर आपकी पसलियों में ही न उतार दे। वाहियात बातें मत करो, वहां से हटो, बत्ती बंद करो और इधर आकर। वो खामोश हो गया। क्या हुआ? सुनील बोला। धीरे बोलो। क्यों? दरवाजे पर कोई है। मुझे मालूम है कौन है। कौन है? हमारा मेजबान, हाथ में खंजर लिए। ओ शट अप। दरवाजे पर फिर आहट हुई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से उस पर दस्तक दी हो। सुनील दरवाजे पर पहुंचा। उसने उसकी चिकनी सरकाई, हैंडल घुमाया और दरवाजे के पल्ले को थोड़ा सा अलग करके बाहर झाँका। बाहर मेजबान की भांजी आस्था पारेख खड़ी थी। तुम? सुनील के मुंह से निकला। हटो, वो दबे स्वर में बोली। भीतर आने दो। वो भीतर आई तो भीतर की रोशनी में सुनील ने देखा वो सफ़ेद रेशमी नाइट गाउन में स्लीपर पहने थी। डॉक्टर भी सचेत हो गया था और तकियों के सहारे उकड़ू होकर उधर देखने लगा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनील बोला। तुम्हें तो इकबालपुर के रास्ते में होना चाहिए था। मैं नहीं गई। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों? आज पूरे चांद की रात है, कैसे मैं अंकल को छोड़ के जा सकती थी? जब जाने की हामी भरी थी तब ये बात मालूम नहीं थी। उस वक्त इनकार करते नहीं बना था। अंकल चाहते थे कि मैं और ग्रेसी दोनों जाते। मैं न जाती तो ग्रेसी भी न जाती। मैं इस बाबत बात करने ही वाली थी कि ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड मयंक आ गया। उसे ये मालूम पड़ता कि ग्रेसी सिद्धांत के साथ अकेले इकबालपुर जा रही थी तो फौजदारी होके रहती।
तुमने हामी ही क्यों भरी? भरनी पड़ी, न भरती तो अंकल शक करते। आखिर क्या किया तुमने? अंकल पर यही जाहिर किया कि हम तीनों इकबालपुर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन बाहर जाके सिद्धांत और ग्रेसी को समझाया कि मैं नहीं जा सकती थी। नतीजतन वो मुझे पीछे छोड़ गए। भाई, डॉक्टर पहुजा बोला, मेरे सिरहाने ये मिडनाइट कॉन्फ्रेंस कब तक चलेगी? सॉरी डॉक्टर साहब, आस्था मीठे स्वर में बोली, आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस और होगी क्योंकि मिस्टर सुनील मेरे साथ जा रहे हैं। क्यों? सुनील तनिक हड़बड़ाया। ताकि मैं अंकल के बेडरूम का दरवाज़ा और डाइनिंग रूम की वो वॉल कैबिनेट लॉक कर सकूं जिसमें क्रॉकरी और कटलरी रखी जाती है। ये काम तुम खुद नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो मेरे किए का गवाह मेरे साथ हो। कैसी अनहोनी? सोचो, समझो। ठीक है, चलो। आस्था ने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखने से पहले सावधानी से गलियारे में दाएं बाएं झाँका। फिर दोनों बाहर निकलकर खामोशी से अगल बगल गलियारे में चलते हुए बकाला के बेडरूम के दरवाजे पर पहुँचे। आस्था ने नीचे झुककर चाबी के छेद में आंख लगाकर पहले भीतर झाँका और फिर धीरे से छेद में चाबी सरका कर उसे घुमाया। एक हल्की सी क्लिक के साथ ताला लग गया। उसने चाबी केस से बाहर निकाली और फिर दरवाजे से परे हट गई। वो बोली, दिन में ताले को तेल दे दिया था ताकि वो आवाज़ न करे। आई सी, तुम्हारे अंकल के पास चाबी नहीं है तो ताला खोल लेने में उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? कोई नहीं, लेकिन नींद में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नींद से उठकर चलने लग जाने वाले शख्स का दिमाग सोया होता है, उसे यही नहीं याद आ सकता कि चाबी कहाँ है। लिहाजा वो बहती धारा की तरह जिधर रास्ता बने चल निकलता है, यही समझ लो। फिर भी पिछली बार ताला खोलकर बाहर निकल आए थे तुम्हारे अंकल और वॉल कैबिनेट के दराज में से छुरी भी निकाल लाए थे जो कि तुमने उनके तकिए के नीचे से बरामद की थी। आज सुबह ही तो पता नहीं क्यों कर किया उन्होंने वो करतब। अब वॉल कैबिनेट पर चलते हैं। वो डाइनिंग रूम में और आगे वॉल कैबिनेट पर पहुँचे। तब सुनील को मालूम हुआ कि उस कैबिनेट के टॉप पर एक कैबिनेट की चौड़ाई जितना चौड़ा दराज था जो कि छुरियां काटे रखने के काम आता था और उसमें अलग से बिल्ट इन लॉक था। आस्था ने उस ताले में एक चाबी घुमाई। मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकती, वो बोली, लेकिन इस बात का मुझे बड़ा हौसला महसूस हो रहा है कि आज रात तुम यहाँ हो। तुम्हारी वजह से मेरा दिल कहता है कि अंकल की ये रात, ये पूरे चांद की रात चैन से कटेगी। फिर भी मैं अपने कमरे को मजबूती से लॉक करके सोऊंगा। मजाक मत करो, मुझे डराओ मत। सुनील हंसा। दोनों सुनील के कमरे पर वापस लौटे। थैंक यू, वो सुनील के कान में फुसफुसाई। गुड नाइट। सुनील ने सहमति में सिर हिलाकर नाइट के गुड होने की तस्दीक की। सुनील की नींद खुली। उसने एक निगाह पहलू में दीन दुनिया से बेखबर सोए पड़े डॉक्टर पहुजा पर डाली और फिर बिस्तर में से निकला। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और बाहर गलियारे में कदम रखा तो पिछली रात वाली नाइट ड्रेस में ही आस्था उसे दिखाई दी। तुम? बोला, सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रही हो? एक तो मैं तुम्हें ये बताने आई थी, वो बोली, कि मैंने अंकल के बेडरूम के दरवाजे का ताला खोल दिया है, और दूसरे में तुम्हें ये कहने आई थी कि मुझे एक कप चाय लाकर दो। लाकर दूं? मैं लाकर दूं? हाँ। गुले गुलजार, घंटी बजाकर खानसामे को बुलाओ और उसको बोलो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए चाय लाए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? फिर सबको पता लग जाएगा कि मैं रात को इकबालपुर नहीं गई। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि इस बात से अंकल कितने नाराज होंगे कि ग्रेसी अकेली सिद्धांत के साथ गई है। ओह, तुम्हारा कमरा कहाँ है? आस्था ने उसे अपने बेडरूम की पोजीशन समझाई। ओके, सुनील बोला, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू। अंकल जाग गए? हाँ, आधा घंटा हो गया। अब तक तो वो जाने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तभी गलियारे में कहीं आहट हुई। मैं जाती हूँ, वो व्यग्रभाव से बोली, और ये जा वो जा। सुनील गलियारे में आगे बढ़ा।
वो बकाला के बेडरूम के करीब से गुजरने लगा तो एकाएक दरवाज़ा खुला और नहाई धोए शेव वगैरह करके चमके हुए बकाला ने बाहर कदम रखा। गुड मॉर्निंग सर, सुनील उसके सामने ठिठकता बोला। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराता हुआ बोला। रात कैसे कटी? बढ़िया। अभी मुझे सी ऑफ करने के लिए जल्दी जागे और आपको शादी की एडवांस बधाई देने के लिए। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, वो तो अभी घोड़े बेचकर सोए हुए हैं, थोड़े किए पर जागने वाले नहीं। कोई बात नहीं, अभी ये। उसने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। वक्त भी तो नहीं हुआ जागने का, 5 ही तो बजे हैं। आजकल के मौसम में 6:30 बजे तक तो सूरज भी नहीं निकलता। ठीक, आपको एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचना है? 6:45। मेरी चार्टर्ड फ्लाइट 6:15 बजे के लिए शेड्यूल है। फिर तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। बस आनन फानन ब्रेकफास्ट किया और चले। आओ। दोनों डाइनिंग रूम में पहुँचे। वहाँ सफ़र के लिए तैयार रचना निगम डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मौजूद थी। भावी पति पत्नी बगलगिर होकर मिले और ब्रेकफास्ट के लिए अगल बगल टेबल पर बैठे। भाई दीवे, एकाएक बकाला बोला, अपने पार्टनर को जेल भिजवाने की तुम्हारी राय पर मैं अमल कर चुका हूँ। कर भी चुके? रात को ही मैंने मुंबई के एक बड़े वकील को फ़ोन किया था। वो आज ही वहाँ कोर्ट में विष्णु मेहता के खिलाफ फ्रॉड और 420 का केस दायर कर रहा है। वेरी गुड। वही कंपनी के अकाउंट्स के इंडिपेंडेंट ऑडिट का भी प्रबंध करेगा। ऑडिट से गबन उजागर हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट भी मेहता के खिलाफ सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर तो समझ लीजिए उसका डबल पुलंदा बन गया। क्या बन गया? बकाला उलझनपूर्ण स्वर में बोला। पुलंदा, जो सिंगल बन जाए तो नहीं खुलता, डबल की तो बात ही क्या। बकाला के चेहरे पर उलझन के भाव बरकरार रहे, लेकिन उसने उस बात को आगे न बढ़ाया। आनन फानन ब्रेकफास्ट समाप्त करके वो दोनों डाइनिंग रूम से रुखसत हुए। पीछे सुनील ने अपना चाय का कप खाली किया और अतिरिक्त कप उपलब्ध न होने की वजह से उसी को धोकर उसमें आस्था के लिए चाय बनाई और उसके साथ वहाँ से उठकर बाहर निकला। आस्था को उसने बड़ी व्यग्रता से अपना और चाय का इंतजार करते पाया। उसने बड़े कृतज्ञ भाव से चाय ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुनील वापस डाइनिंग रूम में लौट आया। खानसामा उसके करीब पहुंचा। साहब, वो बड़े अदब से बोला, आपकी कप प्लेट कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं रख दी होगी यार, सुनील लापरवाही से बोला। चाय पीता गलियारे में निकल गया था। 2 मिनट के लिए सेहन में वहाँ एक टेबल पर जा बैठा था। कहीं छोड़ आया होऊंगा। कप प्लेट ने कहाँ जाना है? मिल जाएगी। हाँ साहब। नाम क्या है तुम्हारा? नौरंग लाल। तभी बकाला वहाँ पहुँचा। उठो, वो अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। सुनील हड़बड़ा कर उठा। तुम्हें एक तकलीफ होगी। क्या? सुनील शंशक भाव से बोला। मेरा इरादा खुद कार चलाकर एयरपोर्ट पहुंचने का था और कार को वहीं छोड़ने का था, लेकिन अब क्योंकि तुम जागे हुए हो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एयरपोर्ट साथ चलो। तुम हमें वहां छोड़कर कार वापस ले आना। अच्छा? क्या अच्छा? नौजवान आदमी हो, इतना सा काम नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। गुड, जाओ कपड़े बदल कर आओ। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम न लगाना। ओके। सुनील एयरपोर्ट से वापस लौटा। आस्था तब भी अपने बेडरूम में थी जहां उसकी उससे मुलाकात हुई। कहाँ चले गए थे? वो बोली। सुनील ने बताया। ओह, तुमने पीछे क्या किया? मैंने फ़ोन करके एक टैक्सी बुलाई और उसे सड़क के मोड़ पर इंतज़ार करने को बोला। फिर चुपचाप यहाँ से निकली, मोड़ पर पहुँची, उस पर सवार होकर लोटी और कोठी के पाटिकों में आकर उतरी। नौरंगलाल को मैंने बोला कि मैं इकबालपुर से रामनगर बस पर लौटी थी और बस अड्डे से यहाँ तक टैक्सी पर आई थी। बढ़िया। भाई दिवे, वो चाय के कप के बारे में पूछ रहा था। तुमने क्या जवाब दिया था? यही कि मैं कहीं इधर उधर रखकर भूल गया था, जबकि वो तो यहाँ मेरे कमरे में है। अब इसे कहीं इधर उधर ही करना होगा। कहाँ? बेहतरीन जगह सेहन में बिछी मेजें हैं, क्योंकि नारंगलाल मेरी इस आदत से वाकिफ है कि मैं कई बार मैं डाइनिंग रूम से चाय के कप के साथ उठती हूँ
और जाकर सेहन में बैठ जाती हूँ। जब वहाँ से उठती हूँ तो कप स्वाभाविक तौर पर पीछे रह जाता है। मैं ये कपलेट अभी वहाँ पहुँचाती हूँ। वो कपलेट उठाकर बाहर को चली तो सुनील उसके साथ हो लिया। दोनों सेहन में पहुँचे और एक मेज पर बैठ गए। तब तक दिन चढ़ चुका था और बाहर चमकीली धूप निकल आई हुई थी। आस्था ने कपलेट मेज पर रख दिया। मैं यहाँ नहीं था, सुनील बोला। कुछ अरसा तुम भी यहाँ नहीं थी। उस दौरान हो सकता है नौरंगलाल का फेरा यहाँ फेरे में सेहन में लगा हो। तो क्या हुआ? उसे कपलेट यहाँ दिखाई नहीं दिए होंगे। ये बात कैसे चलेगी कि मैंने चाय पीकर कप को कहीं इधर उधर यहाँ रख दिया था। उसने कुछ क्षण इस बात पर विचार किया और फिर बोली, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सुनील की भवें उठी। हाँ, जरा कपलेट उठाओ। सुनील ने आदेश का पालन किया। आस्था ने अपनी कुर्सी मेज से परे सरकाई और मेज के नीचे कहीं हाथ डालकर कोई लीवर खींचा। नतीजतन टेबल टॉप ढक्कन की तरफ उठ गया और नीचे से एक चौकोर खाना नुमाया हुआ। उसने कपलेट को उसमें रखा और टॉप को पूर्वतः बंद कर दिया। मूल रूप से वो बोली, मेज में ये इंतजाम छुरियां काटें, नैपकिन रखने के लिए था, लेकिन उजाड़ पड़ी कोठी ही इस्तेमाल नहीं होती थी, इसलिए ये इंतजाम भी इस्तेमाल नहीं होता था। अभी भी नहीं होता। आई सी। लेकिन कुछ छुपाना हो तो उसके लिए उम्दा जगह है। सुनील अपलक उसे देखने लगा। आस्था की उससे निगाह मिली तो वो सकपकाई। क्या देखते हो? वो उछलित स्वर में बोली। देखता नहीं सनशाइन, सुनील बोला। सोचता हूँ। क्या? मर्दों को ऐसी बातें क्यों नहीं सोचती? कैसी बातें क्यों नहीं सोचती? यही कि एक इस्तेमाल के लिए बनी चीज़ दूसरे इस्तेमाल में भी लाई जा सकती है। व्हाट नॉनसेंस, ये मामूली बात है। खानसामा इधर आ रहा है और उसकी शक्ल से लगता है कि खामखा नहीं आ रहा। उसने घूमकर इमारत की तरफ देखा और फिर दबे स्वर में बोली, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि पिछली रात में यहीं थी। मेरे से कैसे चलेगा? फिर भी सावधान किया। खानसामा करीब आया। क्या बात है नौरंगलाल? आस्था ने पूछा। मैडम, वो बोला, डाइनिंग रूम की वॉल कैबिनेट का बड़ा दराज नहीं खुल रहा, उसमें ताला लगा जान पड़ता है। भाई चाबी वहीं कहीं होगी। नहीं है मैडम, मैंने सब जगह देखा। कहाँ जाएगी? वो तो दराज में ही पड़ी रहती थी। मैडम, ताला लगा है तो मैं दराज में तो नहीं जाग सकता ना। मेरा मतलब है उस दराज को ताला लगता ही कहाँ है? आज तो लगा हुआ है। आओ देखते हैं। वो उठी। उसने एक अर्थपूर्ण निगाह सुनील पर डाली और फिर खानसामे के साथ हो ली। सुनील उसके पीछे पीछे चल दिया। वो डाइनिंग रूम में पहुँचे। आस्था ने वॉल कैबिनेट के सामने पहुंचकर बड़े दराज का हैंडल खींचा। ताला तो लगा है। वो हड़बड़ाई। चाबी कहाँ गई? चाबी की तलाश में उसने आसपास की जगह टटोलनी शुरू की, जिससे खानसामे की असहमति साफ उसके चेहरे पर छपी दिखाई दी, क्योंकि बकौल उसके वो तमाम जगह वो पहले टटोल चुका था। अभी कल तो मैंने चाबी को दराज में पड़े देखा था, आस्था कह रही थी। किसी ने ताला लगा भी दिया तो चाबी साथ तो नहीं ले गया होगा। चाबी यहीं कहीं तो छोड़ के गया होगा। समझ में नहीं आता कि ताला लगा है ही क्यों। कटलहरी भला कौन चुराएगा? अरे ये तो रही चाबी। आस्था ने यूं चाबी दिखाई जैसे जादूगर ने हेट में से खरगोश निकाला हो। कहाँ से मिली? खानसामा हैरानी से बोला। अब छोड़ो कहाँ से मिली, मिली तो यहीं से मिली। घर की छत पर से तो नहीं मिली, बाहर झाड़ियों में पड़ी तो मिली नहीं। खानसामे ने जोर से थूक निकली। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होठ बीच लिए। आस्था ने ताले में चाबी घुमाई और दराज का हैंडल खींचा। सुनील ने उचक कर भीतर झाँका तो पाया कि विशाल दराज के दाएं कोने में एक बिना ढक्कन का डिब्बा पड़ा है, जिसमें जेवरों के डिब्बे की तरह विभिन्न छुरियों के लिए एन उनके साइज के खांचे बने हुए थे। उनमें से जो सबसे बड़ा खांचा था वो खाली था। आस्था के मुंह से जोर की सिसकारी निकली। उसकी आंखों में आतंक की छाया तैर गई। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को काबू में किया। नारंगलाल, वो शुष्क स्वर में बोली, क्या चाहिए था तुम्हें इस दराज में से? मैं ले लूँगा मैडम, वो बोला
अब दराज खुल गया तो मैं ले लूँगा। आस्था ने सहमति में सिर हिलाया। आओ, फिर सुनील से बोली, वापस सेहन में चलते हैं। इस मौसम में सुबह की धूप का अपना ही मज़ा होता है। मेरे ख्याल से, सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला, हमें डॉक्टर पहुजा को जगाना चाहिए। आस्था के चेहरे पर उलझन के भाव आए। ब्रेकफास्ट? नो। यस, मैंने भी तो अभी एक प्याली चाय ही पी है। मैंने भी तो वो भी नहीं पी है। ठीक है। दोनों वहाँ से बाहर निकले। पहले मैं समझी नहीं थी। रास्ते में वो बोली, मेरे ख्याल से तुम अंकल के कमरे में जाना चाहते हो। हाँ, दराज का जो खाना खाली है वो गोश्त काटने वाली छुरी का है। हाँ, कल रात को दराज को ताला लगाते वक्त दराज के भीतर जगह था। नहीं नहीं, फिर क्या पता छुरी पहले से गायब थी या बाद में हुई। उसने उत्तर न दिया। खामोशी से दोनों बकाला के बेडरूम के बंद दरवाजे पर पहुँचे। हे भगवान, वो होठों में बुदबुदाई, वो बात न निकले जिसका मुझे अंदेशा है। अभी कोई कमरा ठीक करने तो यहाँ नहीं आया होगा। अभी नहीं, ये काम हाउस कीपर करती है और वो हमेशा 9 बजे के बाद शुरू करती है। डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर यहाँ 2 ही जने हैं, एक खानसामा और एक हाउस कीपर। एक मेड भी है। ड्राइवर कोई नहीं, एक है, लेकिन आजकल छुट्टी पर है। उसकी गैर हाजिरी में खानसामा गाड़ी भी चलाता है। आज तो न चलाई। मेहमान की वजह से अंकल ने उसकी यहाँ हाजिरी जरूरी समझी थी। आई सी, खोलो। आस्था ने हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया। दोनों भीतर दाखिल हुए। सुनील की निगाह पेन होती सारे कमरे में फिरी। सब ठीक ठाक जान पड़ता है। वो बोला, तकिया। आस्था फुसफुसाई, उसके नीचे देखो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। सुनील आगे बढ़कर बेड के सिरहाने पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर तकिए का एक सिरा ऊंचा किया। नीचे खतरनाक लंबी छुरी मौजूद थी, लाल रंग में रंगा, जिसका फल उसकी कहानी खुद कह रहा था। सुनील ने तकिए का सिरा छोड़ दिया और आस्था की तरफ घूमा, जो चीखने को तैयार जान पड़ती थी। खबरदार, सुनील डपटकर बोला, अभी से हो हल्ले की जरूरत नहीं है। पहले ठीक से मालूम होने दो कि क्या हुआ है। उस चेतावनी से उसकी चीख गले में ही घुट गई। क्या हुआ तो जाहिर है, वो बड़ी कठिनाई से बोल पाई। छुरी खून से लथपथ है। हे भगवान, तो मालूम होने दो किसके साथ हुआ। किसके साथ हुआ? किसके साथ? जानेंगे तो पता चलेगा ना। काबू में करो अपने आप को और चलो मेरे साथ। कमरे से निकलकर वो गलियारे में पहुंचे। सबसे पहले सुनील अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाज़ा ट्राई किया तो उसे बंद पाया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा न खुला तो दूसरी बार जोर से देर तक दस्तक दी। आखिरकार दरवाज़ा खुला। चौखट पर डॉक्टर प्रकट हुआ। मैं बाथरूम में था। उसने खुद ही सफाई दी, लिहाजा जागे हुए थे। सुनील बोला, आइए चलिए। कहाँ? ब्रेकफास्ट के लिए? भाई पहले में जरा। नहीं, पहले साथ चलिए और थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट को भूल जाइए। आइए। डॉक्टर उनके साथ हो लिया। तीनों बकाला के कमरे में वापस लौटे। सुनील ने डॉक्टर को छुरी दिखाई। खून है और पूछा। डॉक्टर ने छुरी का मुआयना किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। मेहता, आस्था दहशतनाक लहजे में बोली, मेहता का काम हो गया। कल रात इतना खिलाफ हो गए थे अंकल उसके, कह भी रहे थे कि हमें उसके कमरे में जाना चाहिए। शायद वो सिर्फ जख्मी हो, अभी मरा न हो। अंकल ने जो किया नींद में किया होगा, अंधेरे में किया होगा, इसलिए हो सकता है वार किसी घातक जगह न हुआ हो। जल्दी चलिए। रास्ता दिखाओ, सुनील बोला। उसके दिखाए रास्ते पर चलते तीनों एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। आस्था दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी कि एकाएक ठिठक गई। क्या हुआ? सुनील बोला। सॉरी, वो बोली, ये अंकल के पार्टनर का कमरा नहीं है। मैं भूल गई थी कि कल अंकल शिवनाथ ने उसके साथ अपना कमरा बदल लिया था। मेहता का कमरा वो है। वो एक दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, जिसे उसने मजबूती से खटखटाया।
कोई जवाब न मिला। हटो, सुनील बोला, मुझे करने दो। वो एक तरफ हटी तो सुनील ने जोर से द्वार बड़बड़ाया। नतीजा फिर भी न निकला। उसने दरवाजे का हैंडल ट्राई किया तो पाया कि दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। उसने हौले से दरवाजे को धक्का दिया और भीतर झाँका। खिड़की पर पर्दा खिंचा हुआ था, लेकिन फिर भी दिन की रोशनी कमरे में पहुंच रही थी, जिससे उसने पलंग पर औंधे मुंह एक निश्चेत शरीर को पड़ा देखा। आस्था के मुंह से तीखी सिसकारी निकली। चुप, सुनील डपट कर बोला। आस्था ने होठ बीच लिए। सावधानी से चलता सुनील कमरे में दाखिल हुआ और बेड के करीब पहुंचा। शरीर में हरकत हुई। सुनील हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हटा। विष्णु मेहता एकाएक उठकर बैठ गया और विस्फारित नेत्रों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसकी निगाह पीछे खड़े दो और जनों पर पड़ी। क्या है? वो रूखे स्वर में बोला। क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सुनील सहज भाव से बोला। आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए थे। इतनी सी बात के लिए यूं कमरे में घुस आने का क्या मतलब हुआ? अगर तुम समझते हो कि यूं यहाँ घुस आकर तुम मेरे कोई कागजात पढ़ लोगे या चुरा लोगे तो गलत समझते हो। तुमने ऐसी कोई हरकत की तो गिरफ्तार करा दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे से भिड़ने के लिए बकाला ऐसे छिछोरे रास्ते अख्तियार करेगा। वैसे बड़ा दरियादिल बनकर दिखाता है और हरकतें इतनी ओछी करता है। बगुला बगद न हो तो। मैडम तो ठीक है ना जनाब, वो तो बगुली भक्तन नहीं। मैडम? कौन मैडम? किसकी बात कर रहे हो तुम? सर्वेश कनौजिया की बीबी की। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो हक्का बक्का सा सुनील को देखने लगा। तो तुम जानते हो? फिर बोला, हाँ। कैसे? कैसे जानते हो? फितरत ही कुछ ऐसी पाई है जनाबे आला। खत का मंजूबन बाप लेता हूँ लिफाफा देखकर। तो इस वजह से तुम यहाँ आए हो? जी नहीं, इस वजह से आया होता तो बकाला साहब का वकील आता और रात को ही आता, लेकिन वो तो रात को ही रुखसत पा गया था। तो यही कि ब्रेकफास्ट के लिए तशरीफ़ फरमाइए। तुम सच में मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए? हाँ, आइए। ठहरो ठहरो जरा और मेरी बात सुनो, सुनाइए। तब तक वो बेड से नीचे उतर आया था। वो सुनील के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये कनौजिया वाली बात पर कहता हूँ कि जो कान में पड़े उसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर टोस्ट के भी दो पहलू होते हैं, लेकिन एक पर मक्खन लगा हो तो दूसरे पर नहीं लगा होता। क्या मतलब? सोचिए, समझिए और ब्रेकफास्ट के बाबत फैसला कीजिए। मुझे अभी यहाँ टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगा कर आइएगा। तीनों कमरे से बाहर निकले तो मेहता ने उनके पीछे भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। तूफाने हमदम। बाहर सुनील बोला, ये तो सलामत है। देखा मैंने, आस्था बोली। ये कनौजिया वाली क्या बात थी? बात बताने का अभी वक्त नहीं, लेकिन इतना तो तुमने देखा समझा ही होगा कि वो एक हड्डी है जो भौंकते कुत्ते का मुंह बंद कर देती है। समझी? नहीं, कोई बात नहीं। अभी जरा मर्दन शुमारी मुकम्मल हो जाए फिर समझाता हूँ। क्या मतलब? अभी समझ में आता है। इस अगले कमरे में कौन है? चेलानी, मेहता का वकील। सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? तत्काल भीतर से अधिकारपूर्ण आवाज में पूछा गया। ये भी बच गया, सुनील गब्बर के अंदाज में बोला। दरवाजा खुला और सूट बूट से पूरी तरह से सजा दजा वकील करसन राय चेलानी चौखट पर प्रकट हुआ। उसने सख्त भाव से सुनील को देखा। क्या है? फिर रुखाई से बोला। ब्रेकफास्ट है। सुनील बोला। क्या मतलब? ब्रेकफास्ट का मतलब नहीं समझते वकील साहब? ये बकाला का कोई नया पेतरा है। सुनील के चेहरे पर वितृष्णा के भाव आए। ओके, वो बोला, आप पेतरा समझिए, उससे मैच करता कोई कानूनी नुक्ता सोचिए। ब्रेकफास्ट पर नहीं तो शायद लंच तक फारिग हो जाए। नमस्ते। उसे चौखट पर खड़ा छोड़कर वो गलियारे में आगे बढ़ चले। ये एक दरवाजे पर, जिस पर वो सबसे पहले रुकी थी, ठिठकती आस्था बोली, अंकल शिवनाथ का कमरा है। यानी कि? सुनील बोला, वो कमरा है जो पहले विष्णु मेहता के लिए ठीक किया गया था। हाँ, मेहता 3 दिन से यहाँ है। कल से पहले 2 दिन वो इसी कमरे में सोया था। आई सी। सुनील ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया सामने न आई।
उसने जोर से दस्तक दी। नतीजा सिफर। उसने दरवाजे को बड़बड़ाना शुरू कर दिया। चेलानी, जो अपने दरवाजे पर से ये नज़ारा देख रहा था, लंबे डग बढ़ता करीब पहुंचा। मेजबान मेहरबान साईं हो, वो बोला, तो उसका एकाध दरवाज़ा तोड़ देने में कोई हर्ज नहीं होता। क्या फरमाया जनाब? सुनील शुष्क स्वर में बोला। दरवाज़ा लॉक्ड नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन खटखटाए बिना किसी के सिर पर जा खड़ा होना तहजीब के खिलाफ होता है। आपको तो मालूम होगा नहीं तहजीब किस चिड़िया का नाम है। बड़े बदतमीज हो। बड़े तो आप हैं और इस डिपार्टमेंट में किसी से कम भी नहीं। क्या जो नहीं जानते कि किसी को बदतमीज कहना भी बदतमीजी होता है? वो हड़बड़ाया। उसके गले की घंटी जोर से उछली। तब तक विष्णु मेहता भी वहाँ पहुँच गया। वो अपने वकील के बाजू में जा खड़ा हुआ। दोनों आपस में खुसर फुसर करने लगे। सुनील ने आखिरकार हैंडल को घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया और भीतर कदम डाला। उसने एक निगाह बेड पर डाली। तत्काल वो वापस घूमा। तुम चलो, वो आस्था से बोला। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं क्या? सुनील के कंधे पर से आगे झांकने की कोशिश करती हुई व्याकुल भाव से बोली। क्या हुआ? जो हुआ बुरा हुआ। चलो जाओ यहाँ से। क्या बुरा हुआ? वकील चेलानी चौखट पर से बोला। क्या बुरा हुआ यहाँ? आस्था के मुंह से एक गुटी चीख निकली। उसका चेहरा फक पड़ गया। वो पत्ते की तरह कांपी। इसलिए बोला था, सुनील बोला। उसने बाँह पकड़कर आस्था को वहाँ से बाहर किया। अरे कोई मेरी बात का जवाब दो, चिल्लानी चिल्लाया। जवाब दिखाई नहीं दिया अभी? सुनील बोला। सुनाई ही देगा तो तसल्ली होगी। चिल्लानी दोनों को परे धकेल कर भीतर दाखिल हुआ। उसकी निगाह बेड की तरफ उठी। ये तत्काल वो भड़का। बकाला की करतूत है। मेहता, देखो तुम्हारे पार्टनर ने क्या किया। अपने ही घर में कांड कर डाला। आपको, सुनील बोला, इल्हाम हुआ है कि ये बकाला साहब का काम है और किसी का हो ही नहीं सकता। मेहता, शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। मेहता के चेहरे पर यूं कृतज्ञता के भाव आए जैसे वो अपने वकील की वजह से बचा हो। ही विल पे फॉर इट। चेलानी अपनी ही हकता रहा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।